आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। हाल ही में हुकूमत हिंद की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और देखा जाता है जब भी कोई नई चीज़ समाज में दाखिल की से जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह से नई तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक से भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। हकीकत क्या है, ये तालीमी पॉलिसी अवाम के हक़ में, तलबा के हक़ में कैसी साबित होगी, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे साबिक़ा IAS वो प्रोफेसर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जनाब आमिरुल्लाह खान साहब से। आमिरुल्लाह खान साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। आमिरुल्लाह खान साहब, आपने पढ़ा सुना होगा कि यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। तो ये नई तालीमी पॉलिसी के बारे में आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? ये मेरा बुनियादी जो ऑब्जेक्शन रहा इस पॉलिसी पे शुरू से, जब से इस पे मुबाहिसा शुरू हुआ 4-5 साल पहले, तब से ये था कि तालीम का जो शोबा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही नहीं। अगर हम एक मुल्क की सतह पे एजुकेशन पॉलिसी तैयार करेंगे तो हमारे सारे जो सूबाई इश्यूज हैं वो सब इग्नोर हो जाएंगे। और आप देखिए कि ये सारे माहौल में, इस सारी गड़बड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू से जो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ कह रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये कौन से जबान में पढ़ाई की जाएगी, हिंदी क्यों इतनी ज्यादा, हिंदी पे इतना जोर क्यों है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन और हेल्थ, यानी तालीम और सेहत, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका लोकल एरिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक रहता है। इसीलिए जरूरी होता है कि इनकी पॉलिसीज स्टेट लेवल पे बने। बल्कि और मुल्कों में अगर आप देखें तो एजुकेशन और हेल्थ बाकायदा पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल लेवल पे बनती है। हम अगर इंडिया के लेवल पे बनाएंगे तो ये सारी दुश्वारियां आएंगी। ये सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन का। जो मेरा पहला और बुनियादी ऑब्जेक्शन इस नई पॉलिसी पे ये है कि ये नेशनल पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, ये स्टेट लेवल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरे ममालिक में, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे UK है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो कनाडा है, यहाँ पर कैसा होता है? क्या इंडिविजुअल स्टेट लेवल पर होती है पॉलिसी या फिर फेडरल? जी हाँ, सारी पॉलिसी वो स्टेट लेवल पे होती है। अच्छा। अगर आप जितने बड़े मुल्क देखें, आप जहाँ पे आला तालीम जहाँ पे मिलती है, वहाँ आप देखेंगे कि पॉलिसी भी स्टेट लेवल है, स्कूल का रद्द-ए-अमल और स्कूल का एस्टैब्लिश करना भी स्टेट तय करता है, तनख्वाहें हर स्टेट में अलग अलग होती हैं, सिलेबस हर स्टेट में अलग होता है। और इस वजह से ये होता है कि एक स्टेट की पढ़ाई अच्छी हो जाती, एक स्टेट की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। आप इंडिया में देखिए, जब तक स्टेट्स के हक में था कि वो तय करें कि कैसे होगी पढ़ाई, तो हम यहाँ पे तेलंगाना में, बेंगलोर में, हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी तालीम का को कायम किया, और बिहार और झारखंड ने नहीं किया। अब क्यों इंडिया भर से लोग तेलंगाना और कर्नाटक क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की स्टेट की पॉलिसी मुख्तलिफ रही, और यहाँ पे स्टेट ने एक अलग रुझान और एक अलग डायरेक्शन दिया पढ़ाई को। अब हम ये कर रहे हैं कि जैसी पढ़ाई झारखंड में या छत्तीसगढ़ में होगी, वैसी पढ़ाई सारे मुल्क में हो जाएगी। ये एक बड़ा मसला है, इसको हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो ये आखिर क्यों किया जा रहा है, बावजूद ये कि ये नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी, तो ये बड़ा साफ जाहिर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये होता यूं है कि हमारी जैसी सरकार है, हमारी जैसी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को जो एक बड़ा अचीवमेंट दिखाना है वो ये कि हमने सारे हिंदुस्तान को एक जैसा कर दिया। इनके पास, इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा है शुरू से कि ये डाइवर्सिटी की जगह होमोजेनाइटी प्रेफर करते हैं, कि सब लोग एक जैसे दिखें, सब एक जबान बोले, सब एक ख्याल के हों, सब एक मजहब के हों।
तो इसमें जी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो या तो सबको एक जैसा कर देती है या अपने अपने मुख्तलिफ ट्रेडिशंस को, कल्चर को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को जिंदा रखती है। अगर आपने एक पॉलिसी कर दी तो हम सब एक हो जाएंगे। ये वही जैसे जर्मनी में हुआ था या इटली में हुआ था कि अगर आप जर्मन हो तो आप एक ही किस्म के जर्मन हो, अगर आप इटालियन हो तो एक किस्म के इटालियन हो, हिंदुस्तानी हो तो आप एक ही किस्म के। वो जो हमने शुरू में तय किया था कि हम अलग अलग तरह के लोग रहेंगे और एक गुलदस्ता रहेगा मुख्तलिफ का, उसको हमारी मौजूदा गवर्नमेंट उसको नहीं चाहती। वो चाहती कि एक जैसे हो सब, इस वजह से वो चाहती एक एजुकेशन पॉलिसी है। जी ठीक है, पहले तो सिलेबस में से फेडरलिज्म का टॉपिक निकाल दिया गया। जी हाँ। उसके बाद फिर अब ये मामला जो है जाबिराना तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक ही एजुकेशन पॉलिसी थोपी जा रही है। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता हम फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। आप देखिए कि हेल्थ पॉलिसी जो कि अलग अलग होना चाहिए था वो एक हो गई। लेबर पॉलिसी अब हम कह रहे हैं कि हर सूबे में, हर रियासत में एक ही तरह की लेबर पॉलिसी हो। तो हम अपनी सरकार को, हम अपनी गवर्नेंस को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं ताकि हर बड़ा डिसीजन वो दिल्ली में लिया जाए। और वो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ना कोई इख्तियार रह गया है, ना उनके पास पैसे रह गए हैं। ये जो हमने एक चीज की तीन साल पहले, उसका ये बुनियादी फॉल आउट है, बुनियादी नतीजा है। वो एक हमने जो बहुत बड़ी गलती की वो ये कि हमने जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स कलेक्ट करना आसान हो जाता है और पहलुओं से में तो वो बेहतर है, लेकिन उसका जो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो ये कि अब हर स्टेट बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अगर कुछ मदद चाहिए तो उनको जाके दिल्ली में किसी के पैर छूने पड़ते हैं। इसीलिए अब आप देखिए कि हर स्टेट चीफ मिनिस्टर कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कहने से डरता है, क्योंकि अगर वो कह दे तो या तो गवर्नमेंट गिर जाएगी जैसे मध्य प्रदेश में गिर गई, या अगर आप मजबूत हो जैसे तेलंगाना में हो तो आपके पास पैसे नहीं है, या जैसे आंध्रा में हो तो आपके पास एक पैसा नहीं है खर्च करने को। आपको मजबूरन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज होती जा रही है। उसके कुछ फायदे हैं। सेंट्रलाइजेशन के फायदे ये हैं कि भाई एक शख्स डिसीजन लेता है, जल्दी से डिसीजन लेता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और देखा जाता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उसकी वजह से ये होता है कि सब एक सा हो जाता है। अब हर स्टेट को एक जैसा देखने लगते हो आप। हर स्टेट और जो बड़े स्टेट होते हैं उन पे रुझान ज्यादा होता है। तो अब हमारा रुझान ज्यादा यूपी पे होगा, क्योंकि यूपी में 20 करोड़ लोग हैं। मामूली ज्यादातर स्टेट में 1 करोड़ भी नहीं है, तो इसीलिए यूपी पे ज्यादा प्रेशर। मध्य प्रदेश, बिहार जहां पे 10-10 करोड़ लोग हैं तो उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है। उस वजह से सेंट्रलाइजेशन के बहुत सारे नुकसान उन स्टेट्स को उठाने पड़ते हैं जो स्टेट हिस्टोरिकली आगे रहे हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये यकीनन कुछ फायदा तो पहुंचाएगी उन स्टेट्स में जहां पे एजुकेशन का बड़ा बुरा हाल रहा है, लेकिन वो स्टेट्स जहां पे एजुकेशन बेहतर रही है उनको अब नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, तो इस मामले में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए, हमारा ये एक बुनियादी मसला हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो तब ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि कुछ शोबे स्टेट के पास रहेंगे, कुछ सेंटर के पास रहेंगे। अच्छी पॉलिटिकल फिलॉसफी ये कहती है कि हर मुल्क के पास एक डिफेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो हर स्टेट को उसकी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी अपनी आर्मी खड़ी कर ले। हर स्टेट को चाहिए कि उसके पास एक मॉनेटरी पॉलिसी हो, यानी करेंसी एक हो, बैंकिंग सिस्टम एक जैसा हो, इंटरेस्ट रेट एक जैसा हो, एक रिजर्व बैंक हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी, ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि ये सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन है। बाकी सारी चीजें स्टेट की होनी चाहिए।
चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, रेलवेज हो। और चूंकि हवाई जहाज और रेलवे एक दूसरे स्टेट के आने जाने में काम आता है, इसीलिए वहां पे कुछ दखल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन बाकी चीजों पे सारा सारा जोर और सारी जिम्मेदारी वो स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। यही था पहले, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे सेंट्रलाइज करते चले गए तो हमने एजुकेशन को एक और लिस्ट में डाल दिया। उस लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। वो कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जो ना स्टेट होता है ना सेंटर, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी होती है। आप देखिए कि जहां पे भी हमने किसी चीज में भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूशन में, जहां आपने दो लोगों को जिम्मेदारी दे दी, नतीजा ये होता है कि वो किसी की जिम्मेदारी नहीं हो जाती। ये इन इश्यूज का यही हुआ। स्टेट ने हमेशा सेंटर को इल्जाम दिया, सेंटर हमेशा स्टेट को देता रहा। और अब जबकि सेंटर के पास सारे पैसे जमा हो गए, अब सेंटर के पास लाठी भी है, भैंस भी। तो अब ये जो है, जब ऐलान किया गया है तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स का इस ताल्लुक से क्या रद्द अमल है? अब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को इसमें बहुत कम स्कोप रह गया है। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को कह दिया गया है कि आप इस किस्म का स्कूल चलाएंगे। आप 10+2+3 हटा के अब आप 4+2 करेंगे। आप 4 साल का बीए कोर्स कर देंगे। आप 5वीं या 8वीं क्लास तक अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो अब किसी को इसमें अपने स्टेट का रद्द-ए-अमल अडॉप्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब सेंटर कहेगा। देखिए, अब आप देखिए हैदराबाद में क्या हुआ करता था। हैदराबाद शहर में 28% स्कूल ऐसे थे जिनमें उर्दू मीडियम पढ़ाई होती, 50% स्कूल ऐसे हैं जहां तेलुगु मीडियम पढ़ाई होती, 10% अंग्रेजी, 2-4 स्कूल गुजराती में, 2 स्कूल मराठी में, 1 स्कूल बंगाली में। जिस महल्ले में जैसे लोग रहा करते थे, ये होता था कि वहां का मीडियम ऑफ एजुकेशन फलाना हो। अब क्या हो गया? अब दिल्ली से तय होगा कि चूंकि तेलंगाना की जबान तेलुगु है, यहाँ पे तेलुगु में पढ़ाई होगी 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास। ये जो सहूलियत थी, जिससे ये बड़ा फायदा होता था। कटक में, आप कटक उड़ीसा में है, वहां पे तेलुगु स्कूल चला करते थे, क्योंकि वहां एक इलाका है जहाँ तेलुगु लोग रहते हैं। बैंगलोर में तेलुगु में भी पढ़ाई होती है, मराठी में भी पढ़ाई होती है। तो इस तरह से जब आप लोकल लेवल पे तय करेंगे, तब आप देखेंगे कि इस मोहल्ले में, इस नेबरहुड में कौन ज्यादा रहता है, उस किस्म की पढ़ाई होगी। तो अब चीफ मिनिस्टर्स के पास सिवाय इसकी कि वो तय करें कि कितने स्कूल खुलेंगे, वो भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला गया है, क्योंकि पैसे वहां पे हैं। अदरवाइज एजुकेशन पॉलिसी का कोई रोल रहा ही नहीं। अगर हम चाहते तेलंगाना में कि हम एसएससी का एग्जाम 2 पार्ट्स में करेंगे, या हम एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन करेंगे, ये अब हमारे पास इख्तियार में नहीं रहा। अब इम्तिहान सब सेंट्रलाइज्ड होंगे। अब अगला मुझे ये बड़ी फिक्र है कि अब ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं हमारे, इनका क्या होगा। अब इन स्टेट बोर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर सारा डिसीजन दिल्ली से होगा। और एक जो मसला हो गया है वो ये कि हम तेलंगाना में तय कर सकते थे कि हम, आपको याद होगा कुछ साल पहले पहला बोर्ड एग्जाम होता था 7वीं क्लास में, फिर होता था 10वीं में। फिर हमने कहा नहीं भाई, हम 7वीं का बोर्ड एग्जाम हटा दें। अब हमको बोर्ड एग्जाम 4 करने होंगे। 4 बोर्ड एग्जाम हो गए, 5+3+3+4। जी। तो अब वो बढ़ गए। अब वो हर स्टेट को 4 कराने पड़ेंगे। इसमें स्टेट बोर्ड होगा, सेंट्रल बोर्ड होगा, ये अभी वाजे नहीं हुआ है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका सवाल था, स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन था या जो जिम्मेदारी थी, वो अब घट के बिल्कुल मामूली रही। अब जब सारे चीफ मिनिस्टर कमजोर हो जाएंगे तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर तो उसका तो शिराजा बिखर जाएगा, बिल्कुल अथॉरिटेरियनिज्म शुरू हो जाएगा। तो क्या हम आहिस्ता आहिस्ता फाशिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या तेजी से बढ़ रहे हैं? मैं कहूँगा ये बात तो तय है, और ये सब हर आदमी, चाहे वो जिस पार्टी का हो, वो ये इतराफ जरूर करता है कि हमारी जिस किस्म की डेमोक्रेसी हमने देखी थी
25-30 साल पहले, वो तो अब रही नहीं है। वो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि अब एजुकेशन में भी हमने वही कर दिया जो हम बाकी इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि इस पॉलिसी में सारी चीजें गलत हुई या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इस पॉलिसी में कुछ चीजें यकीनन ठीक हुई हैं। इस एक जो अच्छा कदम हुआ वो ये कि अगर आप बीए के पहले साल में से पढ़ के निकल जाए तो ये नहीं होगा कि आप ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चले जाएं। आपको एक पहले साल का डिग्री मिलेगी, आपको दूसरी साल की डिग्री मिलेगी, आप वो लेके आप किसी और कॉलेज में तीसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं, या 10 साल बाद आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। एक जो पढ़ाई होती थी एमफिल की, वो मास्टर्स और पीएचडी के बीच में एक हमने ऐड कर दिया था, उसको खत्म कर दिया गया है। उसकी कोई खास इफादियत थी नहीं। तो वो एक अच्छा कदम रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब हर यूनिवर्सिटी में, हर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन में मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी, कि अगर आप आईआईटी हैं और आप सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं तो अब आप वहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और उर्दू भी पढ़ाएंगे और शायद मेडिसिन भी पढ़ाएंगे। तो इससे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। ये फायदा जरूर हुआ है। और ये ठीक अंदाजे पे जा रहा है। और अगर ये कह रहे हैं हम कि हम एग्जाम का जोर जो है वो कम करेंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई और दूसरे मुल्कों की पढ़ाई में फर्क ये है कि सारी पढ़ाई का अंजाम एग्जाम होता है। हम पढ़ते इसलिए हैं साल भर कि हम इम्तिहान लिख सके और उस इम्तिहान में हम 90% नंबर लाएं। दुनिया भर में जो अच्छे ममालिक है वहाँ एग्जाम का इतना बड़ा रोल नहीं होता। उस वजह से वहां आप नहीं देखेंगे कि 9th क्लास में कोई लड़की फेल हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। ये हमारे यहाँ सबों से होता है, क्योंकि सारी जिंदगी उस एक एग्जाम पे डिपेंड करने लगती है। अब ये पॉलिसी कह रही कि नहीं, हम उस एग्जाम का स्ट्रेस कम करेंगे, हम लोगों को ऑप्शन देंगे। वो एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर हम 5वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम रख दें तो हम स्ट्रेस जो है वो 10वीं क्लास से लेके 5वीं पे ले आए, ये मसला रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जी हाँ, यकीनन इसमें थोड़े अच्छे पॉइंट्स भी हैं, मगर जब कोई अच्छा पॉइंट रहता है तो मशवरतन आप पेश कर सकते हैं। ये नहीं कि आप थोप देंगे कि आप यही करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया हैदराबाद में मुख्तलिफ ज़ुबान के स्कूल हुआ करते थे, अभी भी हैं। गुजराती गली में गुजराती स्कूल है, जहाँ तेलुगुओं का ज़्यादा जोर है, वहाँ पर तेलुगु मीडियम स्कूल हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये जो टिमरीज स्कूल्स भी जो शुरू हुए हैं, ये भी जिम्मेदार हैं उर्दू स्कूल्स ख़त्म करने के, उर्दू मीडियम ख़त्म करने के। तो एक तरफ तो उर्दू मीडियम को दफनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप तेलुगु में पढ़ें या फिर उर्दू में पढ़ें। जब उर्दू स्कूल रहेगा ही नहीं तो उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? जी हाँ, ये इससे ऐसे लगता है कि सब लोग बड़े खुश हैं कि भाई तो मसला ही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोग कई दिनों से चाह रहे हैं कि उर्दू मीडियम। ये और इससे सिर्फ उर्दू को नुकसान नहीं होगा, इससे अगर हम ये समझ रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ हम उर्दू मीडियम स्कूल्स को खत्म कर रहे हैं, आप ये यकीन जानिए कि इससे हम सारे जबानों के और खुसूसन अंग्रेजी मीडियम स्कूल होगा ये कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बदलना पड़ेगा। लोग जो चाहते हैं कि अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, अब वो सहूलियत नहीं रही उनके पास। तो ये चॉइस खत्म करना ये बड़ा गलत रहा। उम्र के शुरू के 8 साल बच्चा अंग्रेजी से दूर रहेगा। मुझे लगता है इंटरनेशनल लैंग्वेज से 8 साल उम्र दूर रहेंगे तो यकीनन इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई एक राय नहीं है। एक बड़ी मुस्तनद राय ये है कि अच्छी बात है कि बच्चे अपने मादरी जबान में पढ़ें। और ये आप देखेंगे कि यूरोप में खुसूसन हर जगह, या चाइना में या जापान में, जो बड़े मुल्क हैं, वहाँ पे बच्चे अपनी मादरी जबान में ही पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी जिन लोगों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा वो बहुत कामयाब रहे। जो तेलुगु मीडियम में पढ़े वो आज
बहुत बड़े लोग हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी पढ़ें, ये जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मैं क्यों तय करूं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़े। हर एक को ये चॉइस होना चाहिए। हमारे घर में मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी पढ़े, तो आप मुझे पढ़ते हैं अंग्रेजी। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुजराती पढ़े, बहुत अच्छा। कोई और तय करे ये कि नहीं सारे बच्चे यही जबान पढ़ेंगे, ये मसला है। मसला इसका नहीं है कि अंग्रेजी तो आप कभी भी सीख लें। वही बहुत से लोग हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी बुढ़ापे में सीखी और अच्छी सीख ली, तो कोई उसमें कोई मसला नहीं, मसला सिर्फ चॉइस का है। ये तो खैर आपकी इनफरादी मेहनत होगी जो आपने जो है अंग्रेजी बाद में सीखी है, मगर देखने में ये आता है कि जो जिसकी बुनियाद कम उम्र में पड़ती है उसका जो है फाउंडेशन अच्छा होने की वजह से प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन तो मैं कह दूं कि इसमें दो राय हैं, और जो भी सुन रहे हो उनसे कह दूं कि इसमें दो राय। एक राय ये कि जो बुनियाद से अंग्रेजी सीखता है वो ज्यादा अंग्रेजी बोलता है, और दूसरी राय ये जो उतनी ठोस राय है वो ये कि आप अच्छे से सब्जेक्ट समझ लें अपनी जबान में पहले, उसके बाद अंग्रेजी तो आप आसानी से सीख सकते हो, और इनकी मिसालें आपको बारहा मिलेंगी हर जगह। बिल्कुल दुरुस्त आपने जो फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त है। मादरी जबान में जो सब्जेक्ट समझ में आता है वो किसी और जबान में यकीनन नहीं आएगा। मादरी जबान में तालीम हासिल करने से कोई एतराज नहीं है। इंग्लिश को सरे से बर्खास्त कर देना, 8 साल की उम्र तक इंग्लिश में बिल्कुल टच में ही नहीं रहना, शिकायत उस बात पर है। उस बात पर जी आप मादरी जबान में आप तालीम हासिल करिए, मगर एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। हाँ, वो सब्जेक्ट चुनने का हक स्टूडेंट्स को होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पहले ऐसा था, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, अपने अपना चॉइस था, वो चुन लेते थे और बड़े मजे से जो है तालीम हासिल कर लेते थे। अब आप थोप रहे हैं कि नहीं यही सब्जेक्ट पढ़ना, यही लैंग्वेज पढ़ना है, ये जरा गलत बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे जो सबसे ज्यादा फिक्र, यानी लोगों को ये डिबेट होती रहेगी और आप देखेंगे कि ये जबान वाली डिबेट, ये सारी एजुकेशन पॉलिसी जाके जबान की डिबेट पे रुक जाएगी। इसमें हम जो और अहम पहलू है, एक तो मैंने कहा वो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स वाला पहलू है, सेंट्रलाइजेशन वाला, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, वो एक बड़ा पहलू। लेकिन एक और जो पहलू है जो सिर्फ एजुकेशन से ताल्लुक रखता है वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ दिनों से आप देखेंगे कि प्राइवेट एजुकेशन का जोर बहुत ज्यादा है। 20-25 साल पहले 80% लड़के लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 50% हो गया है, और हर आदमी अब ये चाह रहा है कि मैं अपने बच्चों को, अगर मेरे पास 100 रुपए ज्यादा हो जाए तो मैं बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालूं और एक बिल्कुल ही छोटे मामूली प्राइवेट स्कूल में डालूं। और हमने ये देखा है, हम कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये देखा कि एक बड़ा बार अब घरेलू खर्चे का वो फीस हो गया है। पहले ये इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं तो आप सरकारी स्कूल में डाल देते थे बच्चों को। अब प्रेशर हर एक पे बहुत है कि वो प्राइवेट स्कूल में डाले, और प्रेशर ये भी कि बेहतर प्राइवेट स्कूल में डाले। तो उस वजह से जिस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं ना, इन्फ्लेशन आप देखिए कि इन्फ्लेशन का मतलब जहां पे दाम बढ़ते हैं, तो अगर आप देखें कि इंडिया में पिछले 4-5 साल से दाम नहीं बढ़े, बहुत सी चीजों में दाम बिल्कुल कायम रहे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बड़ा दावा रहा है कि मैंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा। अरुण जेटली 5 साल यही कहा करते थे और सही कहा करते थे। लेकिन आप देखें कि अगर दाम बढ़ रहे हैं तो कहाँ बढ़ रहे हैं। हमको देख के ये ताज्जुब हुआ कि सबसे ज्यादा अगर दाम बढ़ रहे हैं तो वो तालीम के इदारे में बढ़ रहे हैं। और बड़ी सीरियस बात है कि अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा रूरल इन्फ्लेशन एजुकेशन में ज्यादा रहा है। इसका मतलब ये कि गांव का गरीब आदमी अब एजुकेशन पे ज्यादा खर्च कर रहा है बनिस्बत उसके माँ बाप के जो 10 साल पहले 20 साल पहले करते हैं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि घरों में एजुकेशन का खर्च बढ़ने से प्रेशर बहुत ज्यादा आपने वो एक बड़ी दर्द भरी कहानी सुनी होगी कि केरल में एक गरीब किसान, उसकी बेटी ने आके कहा कि मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन चाहिए, और जब उसने मना किया तो उन्हें सुसाइड कर लिया। और जगह जहाँ पे किसान ने अपने बैल बेच दिए क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था।
तो ये जो मसला, अब ये मसला और संगीन हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो प्रेशर रहेगा कि फीस पे करो बच्चों की, उसमें बहुत से लोगों का बहुत नुकसान होगा। हमें ये हमको मुझे ये मैं प्रेफर करता कि ये पॉलिसी बनाने के बजाय अगर हम ये तय करते कि नहीं भाई, हम एजुकेशन पे 3% जीडीपी का खर्च करते हैं, हम इसको 10% कर देंगे। हमारे यहाँ मुल्क में हम पैसे खर्च ही, ये बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है जो शहर में रहते हैं, अगर वो कभी चले जाएं गांव में तो स्कूल में छत नहीं होती, स्कूल में किताबें नहीं होती, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होती, स्कूल में टीचर नहीं होता। इन स्कूलों का करेंगे क्या? इनमें आप उसको 5+5+3 कर दें और 10+6 कर लें, जो चाहे कर लें, जो जबान चाहे पढ़ा लें, लेकिन वहां ना पढ़ाने वाला ना पढ़ने वाला इन स्कूलों। तो इस और सिर्फ वजह ये है कि हमने एजुकेशन पे पैसे खर्च करने बंद कर दिए। हम पैसे खर्च कर रहे हैं हवाई जहाज खरीदने में, यानी यहाँ लोग मर रहे हैं, हम रफेल खरीद रहे हैं, हम सेक्रेटेरिएट गिरा के नया सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, हम पार्लियामेंट हाउस तोड़ के नया पार्लियामेंट। तो ये मसला है। पॉलिसी के बजाय अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जो स्टेट पैसे 100 रुपए खर्च करेगा एजुकेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 200 रुपए दी, वो एक उतनी पॉलिसी चाहिए थी हमको, और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये तो होना चाहिए था कि बुनियादी तालीम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें और गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाया जाए, जैसे कि केजरीवाल हुकूमत कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है कि लोग प्रिफर कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में ही दाखिल करेंगे। बड़े बड़े लोग भी अपनी औलाद को गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं और नतीजे भी बता रहे हैं जी सही कि न सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज किया गया, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है यकीनी तौर पर चेंज किया गया है। तो ये केजरीवाल मॉडल को अपनाकर पूरे मुल्क में ऐसा किया जा सकता था, मगर फिर वही पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है कि अगर हम वो करेंगे तो फिर केजरीवाल विल गेट अपर हैंड जी। तो ये सोच लेकर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आवाम को ये पॉलिटिशियंस। सही, बिल्कुल सही कहा। किस तरह से इसका सद्देबाव होना चाहिए, किस तरह से इसका करेक्शन होना चाहिए कि होना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। जब इलेक्शन लड़ते हैं तो एक बात कहते हैं, इलेक्शन लड़कर जीत कर आने के बाद पूरा बिहेवियर चेंज होता है। ये सबसे खतरनाक बात है एक डेमोक्रेसी के लिए। जी सही, क्या फरमाएंगे? सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारी गलती होती है वो ये कि हम जब वोट करने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन में कितने पैसे खर्च किए, कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए। हम ये देखते हैं कि कितनी नई मंदिरें बनी, कितने हवाई जहाज आ गए, कौन से कानून बदल गए। अब देखिए, इन सब चीज़ों में हमारी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि हम 5 अगस्त को नई मंदिर बनाएंगे अयोध्या में। तो हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वोटर के, वो भी तो इसी तरह के हो गए। इस वजह से पॉलिटिशियन वही करता है जो उसको इलेक्शन जिताता है। हमको चाहिए कि हम ये पूछें बाकायदा, और यही मैं बात जो शुरू किया था वही कहना चाह रहा हूँ कि जब ये एजुकेशन की जिम्मेदारी म्युनिसिपल काउंसिल की होगी तो हम अपने काउंसिलर को पकड़ेंगे जब वो इलेक्शन के लिए आएगा। अब काउंसिलर हमसे कहता है कि भाई मेरा क्या लेना देना है एजुकेशन से, एजुकेशन तो प्राइम मिनिस्टर बना रहे। इस वजह से सब लोग जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उन्होंने इससे हाथ धो लिया। अब हमारे पास कोई है नहीं जिससे हम पूछताछ करें। हम प्राइम मिनिस्टर से तो बात नहीं कर सकते, वो तो किसी से बात नहीं करते। जो चल रहा था उसी को बेहतर बनाना चाहिए था, और ऐसा ना करके डिसेंट्रलाइज, यानी अच्छी पॉलिसी वो होती जो ये कहती कि एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं रहेगा, एजुकेशन रहेगा म्युनिसिपल काउंसिल के पास। म्युनिसिपल काउंसिल अच्छे स्कूल बनाएगी। देखिए, हम एक और जो मसला होता है, और इस एजुकेशन पॉलिसी का भी यही मसला है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं हम फौरन बात करते हैं यूनिवर्सिटी। इस एजुकेशन पॉलिसी में भी सारा जोर IIT, IIM, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर, उसी पे बुनियादी मसला जहां पे बच्चे हमारे 70% फेल हो जाते हैं, वहां हम कुछ नहीं कर रहे। हम उल्टा कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम
ये जो IIT UIT हैं, ये सबको आप प्राइवेटाइज कर दें, कोई मसला नहीं है। आप स्कूल गवर्नमेंट के बनाने चाहिए और बहुत अच्छे बनाने चाहिए, ये प्रॉब्लम है। जी जी, आमिरुल्लाह साहब, आपका इसके बारे में फाइनल वर्ड क्या होगा? मेरा फाइनल वर्ड ये होगा कि अब हमको ये चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर्स को ये चाहिए कि ये वाज़े तौर पे स्टेट काउंसिल में, नीति आयोग की मीटिंग्स में ये कहें कि देखिए, अगर ये नई पॉलिसी हमको इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें पहले बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर ये होगा कि पॉलिसी सेंटर बनाएगी और पैसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ही नहीं। जिनके पास हैं वो करेंगे जिससे उनको इलेक्शन में फायदा होता है। तो उनको ये कहना चाहिए कि आपने वादा किया है कि एजुकेशन सेक्टर का खर्च दुगना हो जाएगा, 3% से 6% होगा। पहले आप वो पैसे, वो चेक हमको दें और हमको ये इख्तियार दें कि हम इसी पॉलिसी के तहत स्कूल के नंबर दुगने करें, और जिसमें आप पैसे देंगे तब हमको ये पॉलिसी मंजूर है। अब जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की हो गई है। वो कहें कि भाई ठीक है, हमने मान लिया, आपने किया ये है, लेकिन अब अगर हमको ये इम्प्लीमेंट करना है तो हमको इसके लिए फंड्स चाहिए। दूसरी चीज ये कहें कि आपने कहा है कि वेरेवर पॉसिबल आप लोकल लैंग्वेज यूज करें, अब आप ये हक हमारे पास, हमको छोड़ दें, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें कि हम कहाँ पे ये कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। हम इसको एक रूल बना के नहीं चलेंगे, हम इसको एक मशवरा बना के चलेंगे। तीसरी चीज ये कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि ये कहें कि आप जो कह रहे हैं कि हर जिले में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होगा और यूनिवर्सिटी होगा, उसको आप हमारे स्टेट में फौरन शुरू करवा दें। ये नहीं हो कि फिर 25 साल के बाद फिर आप गिने और मालूम हो कि हमारे पास है नहीं। और फाइनली जिस बात की वजाहत करनी जरूरी है, वो ये है कि इस पॉलिसी ने कहा है कि जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी एजुकेशन अचीवमेंट बनिस्बत एवरेज के कम है, उन पे हम खास तवज्जो देंगे। इस खास तवज्जो का मतलब क्या है? इसमें सबसे बड़ा शिकार मुसलमान है। सबसे कम हायर एजुकेशन में अगर आप देखें, सबसे कम इन्वॉल्वमेंट मुसलमान का रहा है कि हम हैं 15%, मुल्क के 12-13%, लेकिन हायर एजुकेशन में 4%। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या? ये एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल है कि अगर आप SC ST मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट, इन लोगों को अगर आप चाह रहे हैं कि ये आए हायर एजुकेशन में, तो इनके लिए क्या ठोस कदम सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, ये हमको पूछना पड़ेगा। जी, BBN चैनल पर हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया, आपने अपने मुफीद मशवरे से नवाजा था। नाजरीन, ये थे जनाब आमिरुल्लाह खान साहब। इन्होंने कहा कि ये जो नई पॉलिसी डिक्लेयर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, ये जाबिराना नहीं होनी चाहिए, बल्कि मशवरे के तौर पर होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स को इख्तियार देना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी वो मुनासिब समझते हैं तो इख्तियार करें, और कौन सी मुनासिब नहीं समझते हैं तो उससे दूर रहें। और फिर जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आप फंड्स का भी इंतज़ाम करें, पूरा बोझ स्टेट गवर्नमेंट्स पर न डालें। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा भी या नहीं, तो फिर इसके बाद स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल किस तरह से शेप लेता है। खास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।